नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर कंप्लीट कर दें। थोड़ा सा बचा है। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है जैव निम्नीकृत एवं अजैव निम्नीकृत बहुलक। जैव निम्नीकृत बहुलक का मतलब होता है वे बहुलक जो सजीवों द्वारा या सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत मतलब नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होंगे, लंबे समय तक पड़े रहेंगे, वो अजैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते और अजैव निम्नीकृत बहुलक पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो ये दोनों की परिभाषाएं दे रखी हैं। 4 परिभाषाएं आपको देखनी है। पहले इसको देख लें। जैव बहुलक 3 परिभाषाएं हैं। जैव बहुलक ये प्राकृतिक बहुलक हैं जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, मतलब सजीवों के शरीर में जो पाए जाते हैं प्रकृति की ओर से, वो जैव बहुलक कहलाते हैं। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन आपकी कोशिका की झिल्लियाँ टोटली प्रोटीन से बनी है। पॉलीसैकेराइड शर्करा का प्रकार है। न्यूक्लिक अम्ल जिससे डीएनए बना है। लिपिड और प्रोटीन मिल करके बनाते हैं कोशिका झिल्ली को। तो ये सजीवों में पाए जाने वाले बहुलक हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक अभी हमने बात की, जो अपने आप समाप्त हो जाएंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा। उदाहरण है PHBV, आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 आएगा यहाँ पर, पाए जाते हैं। अजैव निम्नीकृत बहुलक ये संश्लेषित बहुलक हैं। जो जैव निम्नीकृत हैं वो प्राकृतिक तो सारे ही जैव निम्नीकृत होते हैं, और संश्लेषित में कुछ जैव निम्नीकृत हो सकते हैं। ये जो आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये संश्लेषित बहुलकों के एग्जाम्पल हैं। अजैव निम्नीकृत जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, पॉलीथीन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन, PVC, टेरिलीन, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग आजकल कम से कम करने की सलाह दी जाती है। ये सारा इसके बारे में आपको बताया। अब कुछ और जैव निम्नीकृत बहुलकों के बारे में। अब हम जो बहुलक पढ़ेंगे वो जैव निम्नीकृत बहुलक है। उनमें पहला है पॉलीलैक्टिक अम्ल, PLA। यह लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण से बनता है। पॉलीएस्टर होता है, ये पॉलीएस्टर है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। एस्टर समूह बार बार आएगा, COOR जो ग्रुप होता है एस्टर समूह होता है, लैक्टिक अम्ल के बहुलीकरण से बनता है। उपयोग मुख्य रूप से इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टांका लगाने के लिए किया जाता है या डायलिसिस में। आपको ध्यान है आजकल सर्जरी के बाद जो टांके लगाए जाते हैं उसमें से बहुत सारे टांके ऐसे होते हैं, डॉक्टर कहता है कि इसको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप घुल जाएंगे। वो PLA के टांके हो सकते हैं। और डायलिसिस जो किडनी पेशेंट्स के लिए काम में आने वाला प्रोसेस है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बायोप्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसकी संरचना देख लीजिए। ये लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में दे रखी है। जो बेंजीन रिंग ही है जिसमें फर्स्ट नंबर पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C रहेगा, C डबल बॉन्ड O होगा 2 नंबर कार्बन पर। बस ये ध्यान रखिए 6 के 6 जो कार्बन हैं रिंग के, उनमें कुछ ना कुछ आप विशेषता आपको याद रखनी है। C डबल बॉन्ड O 1 नंबर पर, इसके सामने वाले पर 4 नंबर पर भी C डबल बॉन्ड O, इधर 1 नंबर पर CH3 और इसके बिल्कुल सामने भी CH3, और बचे हुए दोनों में रिंग के अंदर ही ऑक्सीजन लगाई हुई है। ये है लैक्टिक अम्ल। दोबारा देख लें, पहला कार्बन और उसके बिल्कुल सामने वाला चौथा कार्बन, वहाँ पर C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, इसके साथ वाला कार्बन और फिर उसके बिल्कुल सामने वाला कार्बन, दोनों पर मैथिल समूह, और इधर रिंग के अंदर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। और इसका जब बहुलीकरण हो जाता है तो ये इसकी रिपीटिंग यूनिट बनती है। रिंग ओपनिंग बहुलीकरण है ये भी, जैसे कि प्रोलैक्टम में हमने पढ़ा था, उसमें भी ऐसा ही था। नाइलॉन 6 में ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, तो उसमें भी इसी प्रकार से रिंग खुलता है और इसमें भी रिंग खुल जाता है और ये इसकी रिपीटिंग यूनिट बन जाती है OCH CH3, जैसे कि O
CH और C डबल बॉन्ड O, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट बन जाएगी। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, देखिए बिल्कुल दो बराबर हिस्से हो गए, तो ये रिपीट होता जाएगा। बॉन्ड इस प्रकार से यहाँ से खुल जाएगा रिंग, और ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको कहते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है पॉलीकैप्रोलैक्टेन, पॉलीकेप्रोलैक्टोन, ये है PCl। जो पहले हमने किया था वो पॉलीकेप्रोलैक्टम था, ये है केप्रोलैक्टोन। ये आप इसको अंतर इसको समझिए, PCl ये सिग्मा केप्रोलैक्टोन के बहुलीकरण से बनता है, और इसका जो उपयोग होता है कैप्सूल बनाने में, इनके उपयोग मुख्य रूप से आप याद रखें कैप्सूल बनाने में होता है। आपको ध्यान है जो कैप्सूल होते हैं, आपने कभी कैप्सूल को देखा होगा, बच्चे शरारती होते हैं और ऐसे वैज्ञानिक दिमाग में आप इस तरह की बातें करते रहते हैं। कैप्सूल को बहुत सारे बच्चों ने ऐसे खोल कर देखा होगा। कैप्सूल के दो भाग होते हैं, रंगीन होते हैं मोस्टली, दोनों बड़े अट्रैक्टिव कलर्स के बनाए जाते हैं। उसको जब ऐसे खोल दिया जाता है तो अंदर एक पाउडर भरा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कैप्सूल बनाने के लिए जो बाहर वाला खोल है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अंदर दवाई भर दी जाती है, शरीर के अंदर कैप्सूल चला जाता है, कैप्सूल घुल जाता है और धीरे धीरे दवाई शरीर के अंदर रिलीज़ होती रहती है। तो उसमें केप्रोलैक्टोन का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, वही 6 कार्बन वाला रिंग है। देखिए ये बेंजीन रिंग नहीं होते हैं, ध्यान देना। बेंजीन रिंग वो होता है जिसके अंदर यहाँ पर गोला लगा होता है, मतलब एक सिंगल एक डबल बॉन्ड होता है ऊपर। इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं था। ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता वो एलिफेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होता है वो एरोमेटिक होते हैं। ये एलिफेटिक यौगिक है। अब इसमें क्या होगा, एक कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो। देखिए ये 7 कार्बन वाला 7 सदस्यीय रिंग होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल में 6 सदस्यीय रिंग था, इसमें 7 सदस्य वाला है। तो इसमें एक तो C डबल बॉन्ड O आ गया, और एक इसके बगल वाले कार्बन पर ऑक्सीजन लगा रहता है, बगल वाली पोजीशन पर। इसे सिग्मा प्रोलैक्टोन कहते हैं। और ये भी रिंग ओपनिंग बहुलीकरण होता है, जिसमें रिंग यहाँ से खुल जाएगा। और स्टार्टिंग देखिए O से शुरू किया, 5 CH2, 1 2 3 4 5 बार CH2 आ गया, फिर CO आ गया, और ये बार बार रिपीट होता रहता है। इस प्रकार से इसको PCl बोलते हैं। पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल PGA, ये रेखीय होगा, एलिफेटिक होगा और पॉलीएस्टर होगा। तीनों शब्दों के मतलब आप समझते हैं। रेखीय का मतलब सीधी लाइन में होगा, एलिफेटिक मतलब बेंजीन रिंग नहीं होगा, पॉलीएस्टर मतलब एस्टर ग्रुप बार बार रिपीट होगा। जो ग्लाइकोलिक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, समझ सकते हैं आप इसको। पॉली है, ग्लाइकोलिक अम्ल से बनता है, और इसके बहुत मजबूत रेशे होते हैं, लेकिन पानी में घुल जाते हैं। बिल्कुल PLA की तरह PGA का प्रयोग भी टांका लगाने के लिए किया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, लैक्टिक अम्ल से मिलती जुलती है। ध्यान दें, तुलना करें इस स्ट्रक्चर का। इसमें यहाँ पर जो CH3 थे वो अब नहीं है, और कोई फ़र्क नहीं है। ये लैक्टिक अम्ल था, ये ग्लाइकोलिक अम्ल है। दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये भी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है। रिंग खुल जाता है, और रिंग खुलने पर उसके 2 भाग हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखिए OCH2CO, और फिर दूसरी तरफ भी OCH2CO, ये लगातार जुड़ जाएंगे एकदम। इनको मिला करके चलिए, पॉलीलैक्टिक अम्ल और PGA एक जैसी स्ट्रक्चर्स रहती हैं इनकी। आगे देखें, बस CH3 का फ़र्क है इसमें। यहाँ पर CH2 है, या CH के साथ CH3 है। एक CH3 हटाएंगे, आपकी ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट PHBV। यह जैव निम्नीकृत पॉलीएस्टर है। PHBV के नाम से ही प्रश्न आता है परीक्षा में। इस बहुलक का निर्माण, अब इसके एकलक क्या क्या रहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ये आपको समझा देते हैं। इनके नाम याद कर लो, एक बार नाम याद कर लोगे तो उसके बाद फिर आगे वो याद रहने शुरू हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं
PHBV, PHBV, PHBV में एकलक, पहला एकलक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। और दूसरा एकलक है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक अम्ल की जगह पर आ जाएगा। इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं कैसे बनेगी। ओइक अम्ल, जहाँ भी ओइक अम्ल आ जाता है वहाँ COOH ग्रुप होगा ही होगा। ओइक अम्ल का मतलब है COOH ग्रुप होगा ही होगा। ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब है COOH को मिला करके टोटल श्रृंखला में 4 कार्बन रहते हैं। तो इधर देखिए 1 2 3 4। हमने अभी बात की कि ब्यूटेनोइक अम्ल है तो 4 कार्बन होंगे COOH के सहित। ये है COOH, एक कार्बन हो गया, 2 3 और 4। 3 हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? 3 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है। तो इधर देखिए 1 2 3 4। हम श्रृंखला को ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ हो गया OH। अब देखिए 1 नंबर पर COH, 2 नंबर, 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर कार्बन और 3 नंबर पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी संयोजकताएं पूरी कर देते हैं। ये है CH3, ये है CH और ये है CH2। क्या बना? मैं इसको दोबारा नंबर देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला ब्यूटेन। ओइक अम्ल लगा हुआ है, COH लगा हुआ है तो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 नंबर पर OH ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब बनाना है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसमें COOH को COOH इधर है, COOH। अब बनाना है पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक अम्ल कैसे बनेगा? एक कार्बन हो गया, ये है दूसरा कार्बन, ये बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरा कार्बन और 3 हाइड्रोक्सी है तो तीसरे कार्बन पर OH लगा देते हैं। अब हमें 1 2 3 2 कार्बन और लगाने हैं तो यहाँ पर लगाएंगे CH2 CH3। नंबर दे करके इसको चेक कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन जिसमें 1 कार्बन COH वाला है तो ये हो गया पेंटेनोइक अम्ल और उसमें 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये हो गए इसके एकलक PHBV के। और जब इसका रिएक्शन होगी OH और H, ये इस प्रकार से निकल जाएंगे। ये है H और ये है OH। पहले भी हम कर चुके हैं, अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल का H निकलता है। यह क्रिया कहलाती है संघनन। ये N अणु हो जाएंगे, ये भी N अणु हो जाएंगे, -N वाटर हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो यह होगा सह बहुलीकरण, संघनन सह बहुलीकरण। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखिए जोड़ने पर क्या होगा। ये इनको जोड़ करके लिखते हैं, देखिए इसको।
O CH CH3 CH अब आ जाएगा CH2, इसके बाद आएगा एस्टर समूह COO, फिर आएगा CH, इसके साथ जुड़ा है CH2 CH3, फिर आएगा CH2, उसके बाद आएगा CO। एक साइड से H माइनस करना है, एक साइड से OH माइनस करना है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर बन गई, ये N टाइम्स रिपीट होगी और ये है PHBV। इस पर आपकी बुक में भी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। PHBV के उपयोग देख लीजिए। इसके उपयोग आपकी इस बुक में नहीं है, मैं देखती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, दूसरी किताब में से आपको बता देते हैं इसके उपयोग। आपकी बुक में नहीं है, NCERT की बुक में से करवा रही हूँ मैं, तो इसलिए आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर इसको। PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों, हड्डियों के जब ऑपरेशन किए जाते हैं उस समय जो उपकरण काम में आते हैं या जो उसमें ऑपरेशन के समय सामान काम में लाया जाता है उसमें, और औषधियों के नियंत्रित मोचन में भी उपयोग होता है। हड्डियों में कई बार होता है कि औषधियाँ नियंत्रित रूप से औषधियाँ डालनी होती हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो आखिरी बहुलक है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये अभी आपको पीछे कहा भी था मैंने जब हम कर रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे। नायलॉन 2 यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे